PCS1 संकल्प से सिद्धि के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट नंबर 12 को डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन है ए बनारस, बी चेन्नई, सी भुवनेश्वर और डी गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई। अगला क्वेश्चन है आपका, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना के संदर्भ में सत्य कथन है। पहला कथन दे रखा है, इस योजना के तहत सभी प्रकार के उर्वरक एकल ब्रांड नाम भारत के तहत बेचे जाएंगे। यह भारत सरकार द्वारा अब तक लागू की गई सबसे बड़ी उर्वरक पहल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा दोनों ही कथन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? चीन, यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यूएसए। ठीक है, यूएसए जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 7.65% से बढ़कर 128.55 बिलियन डॉलर हो गया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नाटो संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ये बताना है कौन सा सही है। पहला कथन दे रखा है, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसके बाद अगला दे रखा है, हाल ही में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। तो इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो देखिए, पहला जो है वो सही है, क्योंकि नाटो का फिनलैंड जो है वो 31वां सदस्य है, ना कि 30वां। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस केंद्रीय मंत्री ने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गिरिराज सिंह ने, जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने संगठन से समृद्धि अभियान की शुरुआत की है। यह सभी पात्र ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के तहत लाकर सीमांत ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने में मदद करेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में किस देश ने अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टर को बंद कर दिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जर्मनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, किस सशस्त्र बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2023 लॉन्च किया है? ऑप्शन है भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक, भारतीय वायु सेना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय तटरक्षक। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है ए घाना, बी सेनेगल, सी मोजाम्बिक और डी श्रीलंका। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके 8 का, वो है आपका ऑप्शन सी मोजाम्बिक में इसका उद्घाटन किया गया है। ये ब्रिज 132 किलोमीटर टिकाबुजी नोवा सोफाला रोड परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र में स्थापित किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी पुणे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया है? तो ये किया है आपके मुंबई में, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब तक एप्पल के भारत में 2 स्टोर खोले गए हैं, पहला मुंबई है, दूसरा दिल्ली है। हाल ही में संपन्न त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड विधानसभा चुनाव में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इन तीनों राज्यों में 60 विधानसभा सीटें हैं। हेकानी जागालू नागालैंड की पहली विधायिका बनी है। ठीक है, विधायक बनी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा, मेघालय के कानराड संगमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो बने हैं। तो इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो ये जो सारे हैं ये तीनों ही सही हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन बी तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने इनकी प्रतिमा का जो 125 फीट ऊंची है उसका लोकार्पण किया है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए गुवाहाटी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के चांगसारी में आयोजित एक समारोह में गुवाहाटी एम्स राष्ट्र को समर्पित किया। ये उत्तर पूर्व का पहला एम्स है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस राज्य ने नीति आयोग जैसी राज्य स्तरीय संस्था स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में चक्रवात इल्मा किस देश से टकराया था? ऑप्शन है यूएसए, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस और डी है आपका जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट होगा। ये एक श्रेणी 5 का तूफान है जिसने हाल ही में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट पर एक दूरस्थ हिस्से में लैंडफॉल बनाया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और अगला ऑप्शन आपका दे रखा है गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य बना है। प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने बताया है कि ये प्रक्रिया पिछले साल अप्रैल में शुरू की गई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 क्वेश्चन है, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये जो योजना है वो है आपके ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में सुर्खियों में रहे सबसे ऊंचे सिंगल अर्थ रेलवे ब्रिज के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो रॉन्ग बताना है आपको। इसे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच बनाया गया। इसका निर्माण कोंकण रेलवे उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया जा रहा है। इस रेल ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई 259 मीटर है। अगला है, इस पुल को बनाने का लक्ष्य जम्मू कश्मीर घाटी में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। तो इसमें से कौन सा गलत है? ऑप्शन सी जो है वो गलत है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो 359 है, ना कि 259। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सा देश पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है या किया है जिसने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का, ऑप्शन डी, भारत। भारत ने इसका आयोजन दर्शनशास्त्र से व्यवहार तक समकालीन चुनौतियों के जवाब के विषय के आधार पर किया है। अगला है, किस देश ने यासोंग 18 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की है? ऑप्शन है यूएसए, उत्तर कोरिया, यूक्रेन और रूस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का, वो है आपका ऑप्शन बी, उत्तर कोरिया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीएम स्वनिधि योजना की कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? सिडबी, एसबीआई, नाबार्ड या पीएनबी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का, वो है आपका ऑप्शन ए, सिडबी। ये रेहड़ी पटरी वालों के लिए आर्थिक मदद के लिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत 1 साल के लिए 10,000 तक का ऋण बिना गारंटी के मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन है हमारा, एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार की एससीआर में किन किन जिलों को शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उन्नाव, बाराबंकी और कानपुर, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस संस्था ने एग्री फूड सिस्टम में महिलाओं की स्थिति रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन है आपके FAO, बी ऑप्शन है यूनिसेफ, सी है नाबार्ड और डी दे रखा है आपका नीति आयोग। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, खाद्य और कृषि संगठन द्वारा, यानी कि FAO द्वारा एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट में महिलाओं की स्थिति जारी की गई है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, आदित्य L1 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, आदित्य L एक सूर्य का निरीक्षण करने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष मिशन है। दूसरा कथन दे रखा है, इसे इसरो द्वारा PSLV-XL का उपयोग करके L1 कक्षा, जो सूर्य पृथ्वी प्रणाली का पहला लॉरेंजियन बिंदु है, में लॉन्च किया जाएगा। अगला है, कुल मिलाकर आदित्य L1 में 7 पेलोड होंगे, जिनमें से प्राथमिक और सबसे बड़ा पेलोड विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ है। सही विकल्प का चयन करना है इसमें। तो देखिए, सही जो है वह आपका दूसरा और तीसरा है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, पहला क्यों गलत है? क्योंकि इसमें दे रखा है कि दुनिया का पहला, इसमें दे रखा है आदित्य L1 सूर्य दुनिया का पहला अंतरिक्ष मिशन है। ये गलत है क्योंकि ये भारत का पहला मिशन है। ठीक है, दुनिया का पहला मिशन था आपका पार्कर सोलर प्रोब, जो कि नासा ने लॉन्च किया था। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है 25 नंबर का क्वेश्चन है, किस संस्था ने सी विजिल ऐप लॉन्च किया है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय चुनाव आयोग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या भारतीय रिजर्व बैंक? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, भारतीय चुनाव आयोग।
ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में फास्टैग शिकायतों के लिए ई विजिल ऐप को लॉन्च किया है। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2023-24 में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करने के लिए नई योजना हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है आपके 300 करोड़ का। ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, साल 2022 में उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 4.2। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में निर्माण कामगार की मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्योष्टि सहायता योजना को एकत्रित कर कौन सी नई योजना बनाई गई है? तो इसमें जो ऑप्शन है, पहला है निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना, कामगार दिव्यांगता सहायता योजना, दिव्यांगता योजना या फिर कामगार सहायता योजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 28 का, वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना। ठीक है, इसको बनाया गया है, ये एकीकृत योजना है, नई योजना है ये। ठीक है। अगला है, किस राज्य ने या केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा, यानी कि अब शिक्षकों की भर्ती भी आयोग करेगा, जिसके लिए एक अलग से आयोग बनाया जा रहा है। अगला है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये हैं आपके ऑप्शन बी, बजरंग पूनिया। ठीक है, बजरंग पूनिया ने हाल ही में बेलग्रेड में कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31वां क्वेश्चन है, भारत की किसान रेल योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, ये पहली किसान रेल की शुरुआत 7 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक बीच हुई थी। दूसरा कथन दे रखा है, 1000वीं किसान रेल 3 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र के सावदा से दिल्ली के आदर्श नगर तक चली है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। दोनों ही कथन जो है वो आपके सही दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, हड़प्पा सभ्यता के शिल्प उत्पादन में मनकों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला कार्निलियन कैसा होता था? तो ये होता था सुंदर लाल रंग का। ऑप्शन ए आपका जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 33वां क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक संस्थाओं को आकार के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दे रखा है राष्ट्र, विश्व, ग्राम, जन, कुल। तो इसका जो सही होगा उसमें होगा आपका सबसे पहले राष्ट्र, फिर जन, विश्व, ग्राम और कुल, यानी कि इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला है, मगध की सफलता के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उसके पास समृद्ध लौह खनिज के भंडार थे, यह गंगा की उपजाऊ भूमि के मध्य था, इसकी राजधानी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों पर थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ये तीनों ही कथन जो है आपके सही दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समकालीन किस राजा ने बोध गया में बोधि वृक्ष को काट डाला था? ऑप्शन है शशांक, बी पुलकेशन, सी धर्मपाल, डी चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रम आदित्य। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शशांक। अगला क्वेश्चन दे रखा है 36वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर मर्शन ने की थी। दूसरा है, इस राज्य का विस्तार कर्नाटक और कोंकण तक था। तीसरा है, कदम्ब राज्य की राजधानी कोलार थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 36 का, वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, कदम्ब राज्य का जो इसकी राजधानी में कर्नाटक के उत्तर केंद्रा जिले में वैजयंती या वनवासी थी, ना कि आपकी कोलार थी। तो इस वजह से आपका थर्ड जो ऑप्शन है, जो कथन है, वो आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 37 क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयासों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन दे रखे, राजधानी परिवर्तन, कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान। बी है सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन। सी है कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन। ठीक है, कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान।
अगला है आपका सांकेतिक मुद्रा, राजधानी परिवर्तन, कर वृद्धि और खुरासान अभियान। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी। इसने क्रम से किया था कर वृद्धि, राजधानी में परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान और अभियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 38 क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांख्य, कपिल मुनि, योग, पतंजलि, न्याय, जैमिनी, वेदांत, वादरायण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। न्याय का संबंध, जो न्याय दर्शन है वो गौतम का है, ठीक है, और जैमिनी का क्या है? मीमांसा। अगला प्रश्न दे रखा है, भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आंदोलन के समर्थक अधिकांशतः संत, महात्मा, ब्राह्मण थे। दूसरा है, इसके अनुसार मनुष्य और ईश्वर का संबंध प्रेम भाव पर आधारित है। तीसरा है, धार्मिक कर्मकांडों के करने की अपेक्षा भक्ति भाव से ईश्वर की उपासना करना अधिक श्रेष्ठ है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। दूसरा और तीसरा कथन सही दे रखा है। अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन है, महमूद गवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, 1482 ईस्वी में उसे मृत्यु दंड दिया गया। दूसरा है, उसने बीदर में एक प्रसिद्ध मदरसा बनवाया था। तीसरा आपका दे रखा है, महमूद गवाह के साम्राज्य को मुगलों ने हड़प लिया। इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये तीनों ही कथन जो दे रखे हैं वो सही हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कुतुब मीनार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह दिल्ली एक कुन्हा में स्थित है। यह कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा निर्मित किया गया। यह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में निर्मित किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन जो बी है वो सही है, क्योंकि इसमें सही कथन बताना है। ऑप्शन बी सही है। दूसरा क्यों गलत है? पहला और तीसरा सही रहेगा। जो इसकी स्थापना थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एक और इल्तुतमिश, ये दोनों ही इससे संबंधित है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ना होकर इसकी स्थापना में जो इसके निर्माण में काम किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 42 क्वेश्चन है, इमारत और उनकी अवस्थिति दे रखी है। तो देखिए, मोती मस्जिद जो है वो कहाँ है? मोती मस्जिद है आपकी दिल्ली में। ठीक है, पंचमहल है आपके फतेहपुर सीकरी में। मुसम्मन बुर्ज की जो स्थिति है वो है आपके आगरा में, और बीबी का मकबरा है आपके औरंगाबाद में। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य में हुई जागीरों की कमी को मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार ठहराया था या जिम्मेदार माना था? तो ऑप्शन है भीमसेन, खाकी खां, सतीश चंद्र और अब्बास खां सरवानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, खाकी खां। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, अकबर के समकालीन हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हेमू ने अपना जीवन इस्लाम शाह के अधीन एक बाजार अधीक्षक के रूप में आरंभ किया। दूसरा है, वह 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था और उनमें से किसी में भी उसे हार का सामना नहीं करना पड़ा था। तीसरा है, इस्लाम शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें असत्य कथन बताना है। तो 44 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ये जो तीसरा कथन है ये असत्य है, क्योंकि इस्लाम शाह ने हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि नहीं दी थी, बल्कि ये दी गई थी आदिल शाह के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 45वां क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा है, सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। तीसरा है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? तो इसमें से ये तीनों ही कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सुमेलित करना है। ठीक है, सूची 1 और 2 को शासक दे रखे हैं, उनसे संबंधित शासन काल दे रखा है। तो देखिए, शाह आलम का जो शासन काल है वो है आपका 1759 से, ठीक है, यानी कि इसका 1759 से 1806 के बीच था। अकबर द्वितीय का जो कार्यकाल बताया गया है वो है 1806 से, ठीक है, अकबर द्वितीय का कार्यकाल है 1806 से 1837 तक। बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल है 1707 से 1712 तक, और फर्रुखशियार का कार्यकाल है 1713 से 1719 तक। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 46 का।
अगला है तत्वबोधिनी सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। इसकी स्थापना 1849 में हुई थी। इसने बंगाली भाषा में भारत के अतीत के व्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया है। तो इन दोनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी। जो बी कथन है वो सही है, क्योंकि इसकी स्थापना यानी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1849 में नहीं 1839 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित करना है सूची 1 और 2 को। आंदोलन दे रखे हैं, उनसे संबंधित वर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मार्च 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था नवंबर 1930 में। नेहरू रिपोर्ट जो आई थी वो आई थी आपकी अगस्त 1928 के अंतर्गत, और गांधी इरविन समझौता हुआ था मार्च 1931 में। तो इस हिसाब से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने किस सम्मेलन में कहा था कि भारत और विश्व की समस्याओं को एकमात्र साधन समाजवाद है। तो इन्होंने कहा था अपने लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1936 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 50वां क्वेश्चन है। ए है आपका कथन दे रखा है अक्टूबर 1940 में गांधी जी के द्वारा कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया गया। कारण दे रखा है इसमें सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। पहला कथन तो सही है, लेकिन कारण जो इसका दे रखा है वो गलत है। अगला है किस गवर्नर जनरल के काल में कलकत्ता और आगरा के बीच सर्वप्रथम तार लाइन प्रारंभ की गई थी। तो ये की गई थी ऑप्शन डी डलहौजी के टाइम पे। ठीक है, 1853 में कलकत्ता से आगरा के बीच सर्वप्रथम तार लाइन प्रारंभ की गई थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 52वां क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसमें दे रखा है पिट्स इंडिया निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा है। तो पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, और इल्बर्ट बिल है रिपन। तो इसका जो सही आंसर है वो जो सुमेलित नहीं है वो है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लगा था वो 1878 में लॉर्ड लिटन के टाइम पे लगा था। ठीक है, और 1878 के बाद ये 1881 तक चला है, और रिपिन ने आकर इसको समाप्त कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी कि क्षेत्रीय भाषाओं से संबंधित ये एक्ट था। अगला क्वेश्चन दे रखा है 53वां क्वेश्चन है। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था। क्या कहा था इन्होंने? तो इन्होंने कहा था स्वतंत्र, ऑप्शन देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कार्य को स्थगित करें। बी ऑप्शन है जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। सी ऑप्शन है नेहरू और जिन्ना को साथ में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। और डी है सेना को कुछ समय के लिए अधिकार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करें। तो इन्होंने कहा था माउंटबेटन को कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए, यानी कि 50 जो आपका क्वेश्चन है 53 उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 54वां क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। कारण दे रखा है पश्चिम तटीय मैदान एक जलमग्न संकीर्ण पट्टी है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं और व्याख्या कर रहे हैं, इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपकी पहाड़ियाँ उनसे संबंधित क्षेत्र बताने हैं, क्षेत्र जो है वो बताने हैं। तो देखिए कार्डमम पहाड़ियाँ जो हैं वो आपके अच्छा, इसमें जो आपके सुमेलित करना है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। पहाड़ियाँ और क्षेत्र दे रखी है, इसमें कौन सा सुमेलित है ये बताना। तो देखिए कार्डमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल पे नहीं है बल्कि पश्चिमी घाट पर है, और कैमूर पहाड़ियाँ कोकर तट पर ना होकर ये है आपके विंध्य पर्वत श्रेणी के पूर्वी भाग पर। इसके अलावा महादेव पहाड़ी मध्य भारत में स्थित है और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है टोंगुप दर्रा भारत के किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। तो ये है आपके म्यांमार का। ठीक है, डोंगुप दर्रा या टोंगुप दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। ये दर्रा म्यांमार के रखाइन प्रांत में स्थित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन से शिखर महान हिमालय ग्रेट हिमालय में स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट, K2, धौलागिरी, नंदा देवी या नामचा बरवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन आपका जो सी है, यानी कि माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंदा देवी और नामचा बरवा, ये चारों ही आपके
ग्रेट हिमालय का हिस्सा है, जबकि अगर K2 की बात करते हैं तो ये आपके काराकोरम का हिस्सा है। इसके अलावा भारत में हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में स्थित है। इसके अलावा अगर आप हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो वो एवरेस्ट है, जो कि आपके नेपाल में है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सुमेलित करना है आपको। देखिए, राज्य दे रखे हैं, उनसे संबंधित सबसे ऊंची चोटी दे रखी है। तो देखिए, केरल की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी, ठीक है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है आपकी नंदा देवी, और तमिलनाडु की है दोड्डा बेटा। तो इस हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है। नदियां दे रखी हैं आपकी चेनाब, झेलम, रावी, सतलज। दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। तो सबसे पहले आएगी आपकी झेलम, फिर उसके बाद आता है आपका चेनाब, देन रावी, और उसके बाद आता है आपका सतलज। अगला क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन है, नदी और उनकी सहायक नदियां बतानी है। तो यमुना, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोंस। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दे रखी है मानस, सुबनसिरी, तीस्ता, संकोस और रैडाक। रावी की सहायक नदी है दिहांग, लोहित, धनश्री, लोहित, कलांग और कपिली। नर्मदा की सहायक नदी दे रखी है भीमा और तुंगभद्रा। तो इसमें से कौन सा सुमेलित है ये बताना था, ठीक है। तो 60 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए। पहला और दूसरा सुमेलित है, जबकि दिहांग, लोहित, धनश्री, लोहित, कलांग और कपिली ये सारी नदियां जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। इसके अलावा भीमा और तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारक हैं। क्या कारक दे रखे हैं? तो पहला है अक्षांश, दूसरा समुद्र से दूरी, तीसरा देशांतर, चौथा वायुदाब और पांचवा है तुंगता या ऊंचाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 61 का, वो है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी कैसे है? देखिए, अक्षांश का, समुद्र से दूरी का, वायुदाब का और तुंगता का, इन चारों का संबंध जो है वो जलवायु को नियंत्रित करने से है, जबकि देशांतर का संबंध इससे नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 62 क्वेश्चन है, 62वां क्वेश्चन है। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयण के कारण होती है या अपक्षयण से हुई है? ऑप्शन है भूरी वन मृदा, विदरी ज्वालामुखी चट्टान, ग्रेनाइट या शिस्ट, डी ऑप्शन दे रखा है शेल और चूना पत्थर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विदरी ज्वालामुखी चट्टान। अगला क्वेश्चन दे रखा है 63 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पवित्र वृक्ष वाटिका अपने संबंधित राज्य से सुमेलित नहीं है? झारखंड सरना, उत्तराखंड बुग्याल, पश्चिम बंगाल पन्ना, और आपका दे रखा है अगला आंध्र प्रदेश पावी थ्रावन। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन सी, पन्ना जो है गोवा के पवित्र वनों को कहा जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल के उपवनों को ग्रामथान, हरिथान या जहेरा कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका 64th क्वेश्चन है। 64वें क्वेश्चन में आपका दे रखा है सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। प्रमुख बांध और उनसे संबंधित राज्य दे रखे हैं। तो देखिए, चेरुथोनी बांध जो है वो है आपके मध्य प्रदेश में, नहीं, ये चेरुथोनी बांध है आपके केरल में। इंदिरा सागर बांध दे रखा है आपके मध्य प्रदेश में। कृष्णराज सागर आपका है कर्नाटक में, और मेतूर बांध है आपके तमिलनाडु में। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। चेरुथानी कहाँ है? केरल में है। इंदिरा सागर बांध है आपके मध्य प्रदेश में, कृष्णराज है कर्नाटक में, और मेतूर बांध है आपके तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन दे रखा है 65 क्वेश्चन है, रोपण कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन दे रखा है ये फसलें श्रम और पूंजी प्रधान होती हैं। दूसरा है प्रायद्वीप भारत की तुलना में उत्तरी भारतीय मैदानों में अधिक रोपण कृषि पाई जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो 65 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में भी सूचियां दे रखी हैं। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। तो देखिए, कोयला क्षेत्र और उनसे संबंधित अवस्थिति के बारे में बताया गया है इसमें। तो देखिए, जो तालचेर है उसका संबंध है आपके महानदी से, ठीक है। तालचेर महानदी घाटी पर है। इसके अलावा कर्णपुरा की बात करते हैं तो ये है आपके दामोदर घाटी पर।
सिगरौली की बात की जाती है तो ये है आपके सोन घाटी पर, और सिंगरेनी की बात की जाएगी तो वो है आपके गोदावरी घाटी पर। तो 66 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये भी सुमेलित करना है, स्थान और उनसे संबंधित उद्योग दे रखे हैं। तो 67 का जो सही हो जाएगा, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि जबलपुर जो है वो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बैंगलोर सब जानते हैं आईटी उद्योग के लिए है। मथुरा है ये, मथुरा पेट्रोसैन उद्योग यानी कि यहाँ पर रिफाइनरी है। और बल्लारपुर है आपके कागज उद्योग के लिए। इसके बाद अगला है सुमेलित करना है, इसमें भी दो सूचियां दे रखी हैं, ज्वालामुखी के प्रकार और उनकी अवस्थिति दे रखी है इसमें। तो देखिए जो गुंबदी ज्वालामुखी है वो पाई जाती है आपके हवाई द्वीप में, ठीक है। मिस्र ज्वालामुखी पाई जाती है आपके फिलीपींस में। ज्वालामुखी कुंड की अगर आप बात करेंगे तो ज्वालामुखी कुंड पाया जाता है आपके इंडोनेशिया में। और पूर्व बेसाल क्षेत्र है आपके भारत में, यानी कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा 68 का वो होगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है। अब आते हैं 69 पर। इसमें भी सूचियां दे रखी हैं और सूचियों में आपके द्वीप और उनसे संबंधित उनकी अवस्थिति है, ठीक है। तो महादेशी द्वीप जो है वो है आपके महादेशी द्वीप आपके मेडागास्कर में है। प्रवाल द्वीप की अगर आप बात करते हो तो ये है आपके मालदीव में। ज्वालामुखी द्वीप है आपका मॉरिशस, ठीक है। और पर्वतीय द्वीप है आपका अंडमान और निकोबार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राकृतिक रबर का उत्पादन मुख्यतः भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में होता है। प्राकृतिक रबर प्राय उन क्षेत्रों में पैदा की जाती है जहां औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए सही नहीं क्वेश्चन बताना है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका जो ऑप्शन है सी। पहला और दूसरा दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक रबर का उत्पादन भूमध्य क्षेत्र में नहीं बल्कि ये पाया जाता है आपके विषुवत रेखीय जलवायु क्षेत्र में। इसके अलावा प्राकृतिक रबर प्राय उन क्षेत्रों में पैदा होती है जहां औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है 71 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है बैकाल झील रूस और कजाकिस्तान में अवस्थित है। दूसरा है बालखश झील पूर्णतः कजाकिस्तान में अवस्थित है। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है ये पूछा है, तो ऑप्शन जो बी है 71 का जो आपका ऑप्शन होगा बी वो सही है, क्योंकि बैकाल झील पूरी तरह से रूस में स्थित है। इसके अलावा बालखश झील का अधिकांश भाग कजाकिस्तान में और थोड़ा बहुत भाग किर्गिस्तान और चीन में भी इसका है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 72 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सारगैसो सागर की अवस्थिति प्रशांत महासागर में। इस सागर में सारगैसम नामक जलविहीन घास पाई जाती है। इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि केवल जो दूसरा पॉइंट है वो सही है, क्योंकि सारगैसो सागर की अवस्थिति प्रशांत महासागर में नहीं है, ये आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नदी और उनसे संबंधित शहर हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो देखिए डेन्यूब वियना शहर इस डेन्यूब नदी पर है। टाइबर नदी पर रोम शहर है। ला प्लाटा नदी पर ब्यूनस आयरस है। और सिंधु नदी पर लाहौर है। लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि लाहौर जो स्थित है वो आपके लावी नदी पर है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 74 क्वेश्चन दे रखा है जिसमें सूचियों का मिलान करना है। नदी और उनसे संबंधित नगर आपके दे रखे हैं। तो देखिए स्प्री नदी जो है स्प्री नदी के सहारे बर्लिन है। राइन नदी जो है वो वॉन शहर से संबंधित है। साइन नदी का जो संबंध है वो पेरिस नदी से है। और एल्प का संबंध है हैम्बर्ग से। तो आपका बी ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सूची से संबंधित है, जिसमें स्थानीय पवनें और उनसे संबंधित स्थान दे रखे हैं। तो देखिए यामो जो स्थानीय पवन है वो जापान में चलती है, ठीक है। दोबारा देखते हैं, यामो जो है वो जापान में चलती है। ब्लैक रोलर जो है वो नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तर अमेरिका में चलती है। 22 जो है आपके फ्रांस में चलती है। और हबूब चलती है आपके सूडान में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? संघीय विधानसभा को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नर को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता,
सी ऑप्शन दे रखा है विश्वास की स्वतंत्रता और डी ऑप्शन है आपका आर्थिक स्वतंत्रता। तो 77 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, आर्थिक स्वतंत्रता का प्रस्तावना में वर्णन नहीं है। अगला है जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किया था? तो इन्होंने हस्ताक्षर किया था आपके 26 अक्टूबर 1947 को, यानी कि आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़िए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन दे रखा है संविधान ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आंच आए बिना सामाजिक न्याय के सिद्धांत को स्वीकार किया है। कारण है जाति आधारित सकारात्मक कार्य योजना के प्रति संवैधानिक प्रतिबद्धता से प्रकट होता है कि भारत दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत पीछे है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, कारण सही है, वो कथन सही है लेकिन कारण इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है भारत की नागरिकता की विशेषताओं में से कौन सा सही है? भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सही है? पहला है राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी ऑप्शन है राज्य की एकल नागरिकता, सी है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता और डी ऑप्शन आपका दे रखा है भारत तथा अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है हमारे देश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? तो देखिए पहला दे रखा है लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, सदाचार, स्वास्थ्य और धर्मनिरपेक्षता। तो जो प्रतिबंध के कारण हैं, जो प्रतिबंध करने के जो कारण हैं आपके 81 क्वेश्चन के हिसाब से, वो होंगे आपके लोक व्यवस्था। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय लोक व्यवस्था होगा, सदाचार होगा और स्वास्थ्य होगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी। अगला दे रखा है निम्न में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रीय ध्वज का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, पंचायतों का गठन करना और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंचायत का गठन करना जो है वो मूल कर्तव्य नहीं है बल्कि अनुच्छेद 40 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व है। अगला क्वेश्चन दे रखा है संसद पत्र की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अगला सत्र प्रारंभ होने के कितनी अवधि के पूर्व यदि संसद ऐसे अध्यादेश को अनुमोदित नहीं करती है तो उस अवधि के बाद वह स्वतः समाप्त हो जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के बाद अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में दे रखी है और अगर राज्यपाल की बात करते हैं तो वो दे रखी है आपकी 213 में। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है? पहला दे रखा है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। सामान्यतः वह नई लोकसभा के चुनाव होने तक पद धारण करता है। सी है लोकसभा के भंग हो जाने की स्थिति में राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और डी है आपका राष्ट्रपति स्वेच्छा से प्रधानमंत्री को पद से नहीं हटा सकता। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी, लोकसभा के भंग हो जाने की स्थिति में राष्ट्रपति तब तक प्रधानमंत्री को पद धारण करने के लिए कहता है जब तक कि नई लोकसभा के चुनाव नहीं हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 85 क्वेश्चन है राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने की अवधि में लोकसभा का कार्यकाल एक समय में कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है आपका 1 साल के लिए। ऑप्शन बी जो होगा 85 का वो आपका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है 86 क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1949 को हुई थी। वर्तमान इमारत में सर्वोच्च न्यायालय 1958 में स्थानांतरित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है, क्योंकि हमें गलत बताना है तो गलत इसका है ऑप्शन ए, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है 1949 में नहीं बल्कि 1950 में जो था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक संघीय राज्य व्यवस्था में शामिल है संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, समन्वय के लिए तंत्र और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। तो 87 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए। ये चारों ही जो हैं एक संघीय व्यवस्था के रूप में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है इंदिरा साहनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका संबंध पिछड़ा वर्ग आरक्षण से है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपका सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1982 के अपने निर्णय में जातीय मापदंड को महत्वपूर्ण माना है।
सी ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्ग के संपन्न वर्ग क्रीमी लेयर के सिद्धांत पर आधारित निष्कासन का नियम भी दिया है। इसके अलावा जो डी ऑप्शन आपका दे रखा है वो है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ये सारे ही जो कथन है वो इंदिरा साहनी केस से संबंधित है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेताओं के नाम और उनसे संबंधित दल हैं, यानी कि किस नेता ने किस दल की स्थापना की थी ये बताना है। तो देखिए, M.A. डांगे ने जो स्थापना की थी वो की थी आपकी ICP की, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो पार्टी थी वो थी भारतीय जनसंघ। मीनू मसानी की जो पार्टी थी वो थी आपकी स्वतंत्र पार्टी। और अशोक मेहता की थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो इस हिसाब से आपका जो सही आंसर हो जाएगा 89 का वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया। दूसरा है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति की आधारशिला माना गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ये दोनों ही जो कथन है वो आपके सही दे रखे हैं। इसके बाद में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई द्वारा संयुक्त रूप से शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत पंचशील की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1954 में, यानी कि 50 बी ऑप्शन जो है वो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, 92 क्वेश्चन है। ठीक है, 92वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाहित है? यानी संशोधन का अनुच्छेद बताना है। तो ये आपके ऑप्शन ए अनुच्छेद 368 है, जो कि भाग 20 में आता है। इसके अलावा संशोधन में 3 प्रकार होते हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल का समर्थन। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। 93 क्वेश्चन दे रखा है, राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन सम्मिलित नहीं है? पहला है गुजरात 1960, महाराष्ट्र 1962, पंजाब 1966 और सिक्किम दे रखा 1974। झारखंड जो है वो 2000 है। तो 93 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि पंजाब और सिक्किम जो है सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, 94th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विषय समवर्ती सूची में शामिल हैं? युद्ध और शांति, मजदूर संघ, विदेश मामले, वन, शिक्षा। ठीक है, तो देखिए इसमें और स्थानीय शासन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा जो कि आपके समवर्ती सूची में शामिल है उसमें मजदूर संघ, वन और शिक्षा, ये तीनों ही समवर्ती सूची में शामिल है। लेकिन अगर युद्ध, शांति और विदेश मामले की बात की जाती है तो ये आपके शामिल हैं संघ सूची में। ठीक है, और स्थानीय शासन जो है वो राज्य सूची में शामिल है। इस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 95 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है स्वेच्छाचारिता या उत्तरदायित्व का अभाव, विधायिका व कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के कार्यों में बाधा ना पहुंचाना, सरकार के अन्य अंगों द्वारा न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करना, न्यायाधीश द्वारा बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य करना। तो इसका जो सही आंसर होगा 95 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरा कारण दिया गया है। कथन है आपका, हीरा अपने आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण है, हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 96 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। जो कथन है वो सही दे रखा है लेकिन कारण जो है वो स्पष्ट नहीं है, यानी ये कारण जो है वो गलत है। देखिए, हीरे की झिलमिलाहट अधिक अपवर्तनांक के कारण होती है, परिणामस्वरूप इसका क्रांतिक कोण कम होता है तथा इसके विभिन्न बिंदुओं से प्रकाश का पूर्ण आंतरिक कोण परावर्तित हो जाता है। इसके बाद अगला है, किसी एसी जनित्र या जो एसी वोल्टेज को डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर होता है, वो क्या है? तो ये होता है आपका, एसी जनित्र से सर्पी विलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 98 क्वेश्चन दे रखा है आपका, एक पेन ड्राइव है, क्या है? तो ऑप्शन है आपका, एक स्थिर द्वितीय भंडारण एकक, एक चुंबकीय द्वितीय भंडारण एकक, एक हटाई जाने वाली द्वितीय भंडारक एकक
और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पेन ड्राइव अच्छे द्वितीय भंडारण एकक के रूप में प्रयुक्त होता है क्योंकि इसे आसानी से हर जगह लेकर जाया जा सकता है, उसकी स्मृति जो होती है वो अधिक होती है। ठीक है, इस अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका 99। सूची 1 और 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में आपके सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 99 का, वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 100 क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित वैज्ञानिक में से कौन नोबेल पुरस्कार का विजेता नहीं रहा है? तो हरगोविंद खुराना, सीवी रमन, चंद्रशेखर, ये तीनों ही नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे हैं, जबकि जगदीश चंद्र बोस जो है उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला है 101वां क्वेश्चन है। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? ऑप्शन है आपके ए, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। बी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। सी है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 101 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपके युग्म दे रखा है। एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइट है, कॉपर का सिनेबार, जिंक का कैलेमाइन और आयरन का दे रखा है हेमेटाइट। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो जो बी है वो आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि सिनेबार जो है वो मरकरी का अयस्क है। 103वां क्वेश्चन दे रखा है। कथन है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। कारण है पानी की अवशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। तो 103 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है और इसका स्पष्टीकरण भी सही है। 104वां क्वेश्चन आपका दे रखा है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? एलम, कैलोमेल, जिंक क्लोराइड या जिंक ऑक्साइड? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, जिंक ऑक्साइड। 105वां क्वेश्चन दे रखा है। निम्नलिखित रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20 डिग्री सेल्सियस पर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है? तो 105 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यूरिया। यूरिया जो है वो 20 डिग्री पर यूरिया जल में अधिक घुलनशील हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है। सूचियाँ दे रखी है, पदार्थ और उनके उपयोग बताने हैं। तो देखिए एस्पोल्टम का जो उपयोग है वो कृत्रिम मधुरक के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रेयॉन का उपयोग जो किया जाता है वो प्रशीतक के रूप में किया जाता है। नियोप्रीन का उपयोग संश्लेषित रबड़ के रूप में किया जाता है। बेनाड्रिल का प्रयोग होता है प्रतिहिस्टेमिन में। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला है जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि मछली, ऑप्शन है आपके मछलियाँ उष्ण रक्त वाली होती हैं, मछलियाँ बर्फ में शीत निद्रा में रहती है, तलों के निकट पानी नहीं जमता, और डी है आपका बर्फ ऊष्मा का सुचालक होता है। तो 107 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, तलों के निकट पानी जो है वो नहीं जमता है। अगला 108वां क्वेश्चन दे रखा है। कौन से युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक है, विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक है, विटामिन डी बंध्यता रोधी कारक है और विटामिन के प्रति रक्त स्रावी कारक है। तो इसका जो सही आंसर है 108 का वो है आपका ऑप्शन सी जो है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो गलत दे रखा है, यानी कि विटामिन डी जो है वो उसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, जबकि बंध्यता रोधी होता है विटामिन ई। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है 109वां क्वेश्चन है आपका। मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो ये किया जाता है फेफड़े के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। 110वां क्वेश्चन दे रखा है। नीचे एक असर्शन दिया गया है जिसके बाद उसके कारण दिया गया है। कथन दे रखा है आपका, पहाड़ी क्षेत्रों में ग्वेंटर यानी कि घेंगा रोग जो है एक सामान्य बीमारी है। कारण दे रखा है आपका, पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो 110 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए। ये दोनों ही सही है और इसकी व्याख्या भी सही की गई है। अगला प्रश्न दे रखा है 111वां, इसमें आपको सुमेलित करना है। तो देखिए हार्मोन कौन सा है? तो हार्मोन है आपका टेस्टोस्टेरोन, एंजाइम है आपका लाइपेज, फास्फोलिपिड जो है वो है आपका लेसिथिन यानी कि सी, और बहुलक है आपका पॉलीइथिन, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 का वो है आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है 112वां क्वेश्चन है। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? खसरा, रेबिस, पोलियो या क्षय रोग? तो देखिए इसमें जो क्षय रोग दे रखा है यानी कि ऑप्शन डी जो है ये संक्रामक रोग है जिसका कारण
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो कि एक जीवाणु है। ठीक है, बाकी ये सारे जो रोग हैं ये विषाणु की वजह से होते हैं, यानी वायरस की वजह से होते हैं। 113वां क्वेश्चन है, वायु द्वारा सुमेलित करना है इसमें। तो देखिए, वायु द्वारा जो होता है वो टीबी रोग होता है, पानी के द्वारा कालरा रोग होता है, संपर्क यानी कि जो संपर्क में आने से जो रोग होता है वो आपका सिफिलिस होता है, घाव द्वारा होता है टिटनेस। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 114वां क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारित संरचना में निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल थे? रेल, पत्तनम, जल परिवहन, डाकतार, रेल संचार, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा प्रसार, सांस्कृतिक प्रसार, इनमें से कोई नहीं। तो 114 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 115वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित होते हैं। दूसरा है, प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होता है, तृतीय क्षेत्र का विकास उतना ही अधिक होगा। तो 115 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ये दोनों ही कथन जो है वो सही दे रखे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 116वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कम्यून शब्द का सर्वोत्तम रूप से स्पष्ट करता है? तो ए है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने की पद्धति, बी है सामूहिक रूप से खेती करने की पद्धति, सी है शहरी क्षेत्रों में उद्योग लगाने की पद्धति, और डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सामूहिक रूप से खेती करने की पद्धति जो है उसे कम्यून शब्द से वर्णित किया जाता है। चीन में बड़े पैमाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रारंभ हुए थे, जिसके अंतर्गत लोग सामूहिक रूप से खेती किया करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है 117वां क्वेश्चन है, इन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये पुस्तक लिखी गई थी आपके एडम स्मिथ ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। 118वां क्वेश्चन दे रखा है, राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण ऋण ग्रहण के द्वारा किया जाता है। कारण है बजट खर्च का वह भाग जिसको सरकार उधार लेकर पूरा करती है, राजकोषीय घाटा कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 119वां क्वेश्चन है, यूरोपीय मौद्रिक संघ का जो सृजन है वो कब किया गया था? तो ये किया गया था जनवरी 1999 में। ऑप्शन ए आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 120वां क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह देश की मुद्रा का निर्गमन करता है। दूसरा है आपका, वह सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है। तीसरा कथन दे रखा है, वह अर्थव्यवस्था के विदेशी कोषों का संरक्षण करता है। और चौथा कथन है, वह बैंकिंग व्यवस्था के लिए बैंक की भांति काम करता है। तो 120 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। ये चारों ही जो कथन है वो सही दे रखी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसके सदस्य देशों की संख्या जो है वो 163 है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो 121 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी। ये दोनों ही कथन सही गलत हैं, क्योंकि 1994 में नहीं बल्कि 1995 में इसकी स्थापना की थी। और 163 सदस्य नहीं है बल्कि 164 सदस्य हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 122वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में शामिल नहीं है? संपत्ति कर, आय कर, संपदा शुल्क या बिक्री शुल्क या बिक्री कर। तो इसके बाद नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, इसमें प्रत्यक्ष कर शामिल नहीं है, ये नहीं होगा। इसमें प्रत्यक्ष कर में शामिल है, ये इसका सही आंसर होगा। तो देखिए 122 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो है ऑप्शन बी, जो संपत्ति कर है। ठीक है, संपत्ति कर, आयकर और संपदा कर ये तीनों ही जो है वो प्रत्यक्ष कर में शामिल हैं, जबकि जो बिक्री कर है वो अप्रत्यक्ष कर में था, जिसे जीएसटी के तौर पर शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न दे रखा है आपका 123वां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के द्वितीय चरण में HYV बीजों की प्रौद्योगिकी का विस्तार अनेक राज्यों तक कर दिया गया है। हरित क्रांति का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था आपके 1970 में, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है 124वां क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है प्रति व्यक्ति व्यय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय पर, या देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो 124 का सही आंसर होगा परिवार के उपभोग व्यय पर।
देखो, सरकार द्वारा निर्धन परिवारों की पहचान के लिए परिवार के उपभोग व्यय का प्रयोग किया जाता है। मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को परिवार की आय का घोतक माना जाता है। ठीक है। अब 125वां क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये स्थापित किया गया था आपका 18 अक्टूबर 2010 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के अधीन, यानी कि 125 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है 126वां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? तो उत्पादक घटक है आपके हरे पौधे, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, यानी कि मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 128वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और सुंदरवन। तो इसका जो सही आंसर है 128 का, वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। अंडमान निकोबार, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, इसके अलावा लक्षद्वीप, यहाँ पर भी प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 129वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना, अम्लीय वर्षा, काली वर्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 129 का सही आंसर है ऑप्शन ए, गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म हो जाना। 130वां क्वेश्चन देखते हैं आप सीधा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी, स्टॉकहोम अनवरत जैविक प्रदूषण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत या क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण। तो इस 130 का जो सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी, क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जल संरक्षण से नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपके कार्बन पटचिन्ह, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 132वां क्वेश्चन देखते हैं अब सीधा। देखिए 132 में दे रखा है, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में सम्मिलित नहीं है? जिम कार्बेट बाघ, घाना शेर, काजीरंगा गैंडा या डी ऑप्शन है पेरियार हाथी। तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था। ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। अगला है 133वां क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा है आपका राज्य। तो देखिए बांधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर आपके कर्नाटक में है, रोहला जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश में और गिर आपके गुजरात में। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल प्राप्त करता है अलकनंदा नदी से, रामगंगा नदी से, धौलीगंगा नदी से या फिर शारदा नदी से। तो ये प्राप्त करता है ऑप्शन बी, रामगंगा नदी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 135वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो 135 का सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। 136वां क्वेश्चन दे रखा है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन या हवा। तो ये किया जाता है आपके ऑप्शन बी, वर्षा के द्वारा। ठीक है, वर्षा और ओस के द्वारा धुआं गैसीय अपशिष्ट पदार्थों को वायुमंडल से स्वच्छ किया जाता है। अगला है 137वां क्वेश्चन है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती है ना टूटने वाले अणुओं से, अकार्बनिक यौगिकों के, पॉलीमर से या प्रोटीन से। तो 137 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पॉलीमर। ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 138वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभावों के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। प्रदूषक दे रखे हैं और उनके प्रभाव दे रखे हैं। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का संबंध रहता है आपके लिवर और किडनी की क्षति से। नाइट्रोजन ऑक्साइड आपके कैंसर के लिए जिम्मेदार है, धूल कण श्वास के लिए जिम्मेदार है और सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम के लिए। यानी कि आपका जो ऑप्शन सी है वो 138 का वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 139वां क्वेश्चन है, वन्यजीव अभ्यारण्य और उनकी अवस्थिति दे रखी है। महावीर स्वामी अभ्यारण्य जो है
महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर, लाल बखोशी अभ्यारण्य कन्नौज, किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बलरामपुर और कैमूर अभ्यारण्य मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र। तो इसमें जो सही आंसर है, जो सम्मिलित नहीं दे रखा है, वो है आपका किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, जो कि लखीमपुर खीरी में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में जिलों में उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम क्या है? तो उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम है आपका सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रखा है 141वां, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ, यानी कि किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो ये है आपका हरदोई। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपके चंदौली में। ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 और 2 को सम्मिलित करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उत्पाद और उनसे संबंधित जिले दे रखे हैं। तो देखिए, लहसुन जो है वो आपके मैनपुरी में आता है, प्याज का जो ज़्यादातर होता है वो गाज़ीपुर में है, मिर्च आपके देवरिया में है और हल्दी आती है आपके ललितपुर में। तो इस अकॉर्डिंग आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पे भी सूचियाँ दे रखी हैं। तो देखिए, पीतल का सामान ज़्यादातर मिलता है आपके मुरादाबाद में। ठीक है, इसके बाद जो खेल का सामान ज़्यादातर होता है आपके मेरठ में, लकड़ी पर नक्काशी जो की जाती है वो सहारनपुर में की जाती है और माची होता है आपका बरेली से संबंधित। तो इस अकॉर्डिंग आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 145वां, उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी को बेहतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना में से एक नहीं है? तो एक नहीं है पूछा गया है आपके 145 में, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए वर्षा जनक। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए नहरों बहुउद्देशीय परियोजनाओं के रूप में विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य है 1973 से 74 में प्रदेश में 3 समादेश विकास परियोजनाओं में शारदा सहायक, रामगंगा और गंडक जो है वो शुरू की गई है। इसका वर्षा जनक से कोई संबंध नहीं है। 146वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, शहर और उनकी विशेषताएं हैं जिनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो बनारस संस्कृति और धर्म के लिए, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, झांसी औद्योगिक केंद्र है, मुरादाबाद पीतल उद्योग है। तो सम्मिलित नहीं बताना है। तो देखिए, जो झांसी है वो आपका सम्मिलित नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर, कांच उद्योग फिरोजाबाद, परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारस। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी जो है वो संगत नहीं है, यानी कि गलत दे रखा है। परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ में नहीं है, नरौरा में है। इसके बाद 148वां क्वेश्चन है, सूची दे रखी है, यानी कि इसमें भी मिलान करना है। तो देखिए, सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है। ठीक है, सोनभद्र में चूना पत्थर पाया जाता है। इलाहाबाद की बात करते हैं तो इसमें सीसा बालू पाई जाती है, यानी कि इलाहाबाद में सीसा बालू है। ललितपुर में तांबा पाया जाता है और मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, 149वां क्वेश्चन है। इसमें भी सूचियाँ दे रखी हैं। आज आपके क्वेश्चन पेपर में जो मैच द कॉलम है, यानी कि सूचियाँ जो हैं वो काफ़ी सारी दे रखी हैं। तो अच्छा ही है, आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से पूछा जाता है। तो देखिए, स्थान और स्मारक और उसके या भग्नावशेष दे रखे हैं। तो देखिए, इसमें जो आपका सही आंसर है 149 का जो सही आंसर आपका दे रखा है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, जो आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, यानी कि कौशाम्बी जो है वो घोषित राम मठ है। कुशीनगर का संबंध है आपके रामाभार स्तूप से, सारनाथ का संबंध धमेक स्तूप से और श्रावस्ती का संबंध है आपके सहित महेश से, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? स्थान और उत्तर प्रदेश के जिले दे रखे हैं। तो बटेश्वर आगरा, देवा शरीफ जौनपुर, संकेसा फरुखाबाद और बिठूर कानपुर। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी। देवा शरीफ जो है वो जौनपुर में नहीं है बल्कि बाराबंकी में है। तो आज हम लोगों ने टेस्ट नंबर 12 को डिस्कस कर लिया है।